बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 12 माहौलियात की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख़यालात, मुशाहदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें, यानी कि तकरीर कर सकें। उन्वान की मदद से मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम 150 अल्फाज पर कहानी लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, सबक माहौलियात के आखिरी इक़्तिबास को अपने अल्फाज में बयान करें। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। आखिरी पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था कि इज्तिमाई कोशिशों के साथ साथ इनफरादी कोशिशें भी माहौल की आलूदगी को कम करने में बराबर साबित हो सकती हैं। हमें क्या करना है? हमें चाहिए कि हम अपने घरों का कूड़ा करकट मुनासिब जगह पर फेंकें, पॉलीथीन के लिफाफों का इस्तेमाल तक कर दें, शजरकारी में हिस्सा लें और अपनी ज़ाती गाड़ी पर मुकामी गाड़ी को तरजीह दें, यानी कि अपनी गाड़ी की बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हम इनफरादी तौर पर भी माहौल की आलूदगी को कम करने में हिस्सा ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम सरगर्मी करने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें। दर्ज इक़्तिबास को पढ़ें और तज्जिया करके अपने अल्फाज में बताएं। आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना है, तज्जिया करना है कि आया जो कुछ इस इबारत में कहा गया है वो कहाँ तक दुरुस्त है। तो आइए पढ़ते हैं ये इबारत। एक साहब ने किसी से औसत का कुलिया सीख लिया। घर पहुँचे तो सब घर वाले दरिया पार किसी रिश्तेदार से मिलने जाने को तैयार थे। ये भी साथ हो लिए। दरिया के किनारे पहुंचकर कश्ती तलाश करने लगे। साहबजादे ने किसी से पूछा कि दरिया की गहराई कितनी है। उसे बताया गया कि इस किनारे से तो 2 फुट है, दरमियान में 7 फुट, अलबत्ता दूसरे किनारे पर 3 फुट है। वो लगा फौरन हिसाब करने। 3 + 7 + 2 = 12। औसतन गहराई 4 फुट होती है। ये जानकर खुश हो गए कि 4 फुट पानी से तो गुजरा जा सकता है। वालिद साहब वापस आए तो साहबजादे ने बताया, कश्ती की ज़रूरत नहीं, औसतन गहराई 4 फुट है, हम बगैर कश्ती के आसानी से पार जा सकते हैं। सबको साथ लेकर पानी में उतर गए। फिर जो हुआ उसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। शायद ऐसे ही मौक़ों के लिए बोला जाता है, हिसाब जू का तू, कुंबा डूबा क्यों। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में अब हमने तज्जिया करना है। हम तज्जिया किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। थोड़ा इल्म ख़तरनाक होता है। जब कोई शख्स थोड़ा सा इल्म हासिल करके ख़ुद को बहुत काबिल समझे और इस इल्म पर अमल करने बैठ जाए तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बहुत नुकसान उठाता है, मगर नुकसान की वजह फिर भी उसकी समझ में नहीं आती। वो कह रहा होता है कि मैंने तो ठीक ठाक हिसाब लगाया था, अपने इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल किया था, फिर क्यों नुकसान हुआ। उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि थोड़ा इल्म हमेशा नुकसानदेह होता है। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो हम करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। दर्ज झेल को सुने और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और हरकत व सकनात के साथ अपने अल्फाज में पूछे गए सवालों के जवाब दें। इस इबारत को हमने पढ़ना है, इसका फ़हम मालूम करना है और फिर इसके आखिर में जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाब अपने अल्फाज में देने हैं। तो आइए पढ़ते हैं इबारत। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बड़े आलिम दीन और अल्लाह वाले थे। एक मरतबा सफ़र के दौरान उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि शेख बहलोल कहीं मिल जाए तो बात है। मरीदों ने सुना तो शेख बहलोल की तलाश में निकल खड़े हुए। देखा तो एक दरख्त के नीचे पत्थर का सरहाना लिए शेख बहलोल लेटे थे। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन पहुँचे और सलाम किया।
शेख बहलोल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा कौन। उन्होंने अपना नाम बताया। शेख बहलोल कहने लगा, अच्छा तुम वही हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बोले, जी कोशिश तो करता हूँ। शेख बहलोल कहने लगा, लोगों को नेकी सिखाते हो, खुद खाने के आदाब तो जानते ही होगे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जी बिस्मिल्लाह करके खाता हूँ, अपने सामने से खाता हूँ, छोटा नवाला लेता हूँ, खाने से पहले हाथ धोता हूँ, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। ये सुनकर शेख बहलोल ने गुस्से से अपना दामन उनकी तरफ झाड़ा और बोला, बड़े आलम बने फिरते हो, खुद खाने के आदाब नहीं जानते। ये कहकर शेख बहलोल एक तरफ चल पड़े। मुरीद कहने लगे, हज़रत ये दीवाना है, इसकी बातों का क्या बुरा मानना। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह ने कहा कि दीवाना तो है, पर अपने मकसद के लिए फरजानों के कान काटता है। मैं उससे खाने का तरीका पूछकर ही दम लूँगा। चुनाचे उसके पास जाकर मिन्नत करने लगे कि खाने का तरीका बताएं। शेख बहलोल ने कहा, जुनैद रहमतुल्लाह अलैह, जो बातें आपने बताई हैं वो सब बाद की हैं। पहली बात यह है कि खाना हलाल हो। खाना हलाल ना हो तो इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं जो आपने बताई हैं। तो प्यारे बच्चों, पैराग्राफ आपने पढ़ा, सुना। आइए चलते हैं सवालात की जानिब। पहला सवाल है, शेख बहलोल ने हज़रत जुनैद बगदादी से क्या सवाल पूछा। उन्होंने सवाल पूछा था, जवाब है, लोगों को नेकी सिखाते हो, खुद खाने के आदाब तो जानते ही होगे। अगला सवाल है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया। जवाब है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने कहा, जी बिस्मिल्लाह करके खाता हूँ, अपने सामने से खाता हूँ, छोटा नवाला लेता हूँ, खाने से पहले हाथ धोता हूँ, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। तीसरा सवाल है, शेख बहलोल का जुनैद बगदादी के जवाब पर क्या रद्द अमल था। जवाब है, ये सुनकर बहलोल ने गुस्से से अपना दामन उनकी तरफ झाड़ा और बोला, बड़े आलम बने फिरते हो, खुद खाने के आदाब नहीं जानते। आखिरी सवाल है, शेख बहलोल ने खाने का सबसे पहला आदाब क्या बताया। जवाब है, पहली बात यह है कि खाना हलाल हो। खाना हलाल ना हो तो इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं जो आपने बताई हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और लिखें। करना हमने ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे कि उन्वान पर कम से कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिखनी है। तो आइए लिखते हैं कहानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहानी लिखने के लिए चंद उसूल हैं जो आपको जहन में रखना है। कहानी हमेशा सीगा माजी में लिखी जाती है। सबसे पहले हमने कहानी का उन्वान मुंतखब करना है, जो कि हम कर चुके हैं। किरदार मुंतखब करने हैं, इसके अज्जा हमारे पास हैं। पहले इब्तदा में हमने तारुफ करवाना है, फिर उरूज, और इसके बाद इख्तिताम पर हमने इखलाकी सबक यानी इखलाकी नतीजा निकालना है, और आखिर में इखलाकी सबक भी लिखना है। तो आइए लिखते हैं कहानी। किसी दरिया के किनारे एक जंगल था जिसमें एक कछुआ रहता था। इसी जंगल में एक बिच्छू भी रहता था। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन कछुए को दरिया के पार एक काम पड़ गया। जूं ही वह दूसरी तरफ जाने के लिए दरिया में उतरने लगा तो बिच्छू भी वहां आन पहुंचा। उसने कहा कि दोस्त, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा। कछुए ने कहा, ठीक है, तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार हो गया और कछुआ पानी में तैरने लग गया। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारना शुरू कर दिए। कछुए ने पूछा, अरे दोस्त, ये खटखट की आवाज़ कैसी है? तुम क्या कर रहे हो? बिच्छू ने जवाब दिया, मेरी आदत है कि मैं हर किसी को डंक मारता हूँ, खा वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। तुम फिक्र ना करो, मैं तो बस अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। इसका जवाब सुनकर कछुए ने भी पानी में गोते लगाना शुरू कर दिए। जब बिच्छू डूबने लगा तो उसने कछुए से कहा, मियाँ कछुए, ये क्या कर रहे हो? कछुए ने जवाब दिया कि मेरी भी एक आदत है कि जब मैं पानी में होता हूँ तो उसमें डुबकियाँ ज़रूर लगाता हूँ।
یہ کہہ کر اس نے ایک گہری ڈبکی لگائی اور بچھو میاں پانی میں ڈوب گئے۔ اس طرح اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ نتیجہ اخلاقی سبق ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا اگلا سوال ہے، سبق ماحولیات کو غور سے پڑھیں اور اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جی تو سبق ماحولیات ہم نے پڑھا، اس کا مفہوم سمجھا، اس کے سوالوں کے جوابات ہم نے دیے، تو اب ہم اس سبق کا خلاصہ لکھیں گے۔ تو آئیے لکھتے ہیں خلاصہ۔ ہمارا گرد و پیش اور یہاں پائی جانے والی تمام اشیاء ماحول کہلاتی ہیں۔ انسانی آبادی اور ماحول کا ایک دوسرے پر رد عمل ماحولیات کہلاتا ہے۔ ماحول کی ناپاکی کو ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں۔ انسان کی تحقیق اور جستجو کی بدولت سائنسی ترقی کا دور شروع ہوا تو فاصلے مٹ گئے، افراد کا کام مشینوں نے سنبھال لیا، انسانی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اس انقلاب کے مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ منفی اثرات سے انکار ممکن نہیں۔ آلودگی کی بڑی قسمیں زمینی آلودگی، آبی آلودگی، صوتی اور فضائی آلودگی ہیں، جن کی وجہ سے بے تحاشا مسائل پیش آ رہے ہیں۔ کارخانوں سے خارج ہونے والا زہریلا مادہ اور پانی زیر زمین پانی کو بھی آلودہ کر رہا ہے۔ کیمیائی ادویات، گیسیں اسپتال کا فضلہ کی بدولت خطرناک امراض کے جراثیم کو ماحول کا حصہ بنا رہے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی ماحول کی آلودگی کی بڑی وجہ ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا شور لوگوں کو ذہنی مریض بنا رہا ہے۔ ماحول اس قدر آلودہ ہے کہ اگر آپ باہر سے آئیں تو آپ کی جلد پر کالک کی تہ جم جاتی ہے۔ ماحول کی آلودگی کی وجہ سے انسانی زندگی خطرات سے دوچار ہے۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پہلی بار 1972 میں سویڈن میں اقوام متحدہ نے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا جس میں 113 ممالک کے مندوبین نے شرکت کی۔ اس کے بعد تمام ممالک میں اس سے متعلق وزارتیں قائم کیں اور ہر سال 5 جون کو ماحول کی آلودگی کا دن منایا جاتا ہے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے مناسب اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ شجرکاری کا شعور اجاگر کریں، دھواں چھوڑتی گاڑیوں پر پابندی لگائی جائے، صنعتی زون آبادی سے ہٹ کر بنائے جائیں، ماحولیات کو بحیثیت مضمون پڑھایا جائے۔ ہمیں ماحول کو صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے اجتماعی کے ساتھ ساتھ انفرادی سطح پر بھی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ کوڑا کرکٹ مخصوص جگہ پر پھینکیں، شجرکاری کریں، ذاتی گاڑی کی بجائے مقامی گاڑی استعمال کریں۔ اسی صورت میں ہم آلودگی کے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔